ओके जी, हम बात करने लगे हैं मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी की। मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी पेश की है अब्राहम मैस्लो ने, और अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। एक्चुअली मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये थ्योरी है क्या, इस थ्योरी का तल्लक किस चीज़ से है। तो बेसिकली इस थ्योरी का तल्लक मोटिवेशन के साथ है। मोटिवेशन एजुकेशन के अंदर या स्कूल के अंदर एक बच्चे को किस तरह से मोटिवेट रखना है, एक बच्चे की, उसके लिए एक टीचर को बच्चे की नीड्स का पता होना ज़रूरी है। इसी तरह दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस इस थ्योरी को अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखने के लिए अप्लाई करती हैं, और जितनी भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं या मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं या मैनेजमेंट की डिग्रीज़ हैं, हर जगह या मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं हर जगह मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी को एज अ मोटिवेशन थ्योरी के तौर पर पढ़ाया जाता है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और अगर देखा जाए तो मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी जो है ये बेसिकली एक साइकोलॉजी की थ्योरी है। जैसे कि साइकोलॉजी की 3 बड़ी ब्रांचेस हैं, एक जिनमें है कॉग्निटिव साइकोलॉजी आती है, एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी आती है, इनको हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, एक गेस्ट्रॉल्ट साइकोलॉजी है, और इसी तरह ये जो मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी है इसका तल्लक साइकोलॉजी की एक ब्रांच ह्यूमनिज्म के साथ है। इसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहते हैं और इसको ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। और ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो एक्चुअली अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका तल्लक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ है। ह्यूमनिज्म क्या है या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान को कोई भी काम करने में मुकम्मल या एब्सलूट फ्रीडम होना चाहिए, वो सेल्फ फुलफिल्ड होना चाहिए, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। एक बच्चा है तो उसके पास भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है और कितना पढ़ना चाहता है। जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं उनमें से मॉडर्न हम कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है कि बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ाते वक्त फ्रीडम होनी चाहिए। और इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें तो जब एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो काम के दौरान उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का ये बात करती है, फ्रीडम की बात करती है। अच्छा, जब हमारा कभी कोई पेपर आता है, हमारा कोई पेपर होता है, लेक्चरर एजुकेशन का होता है, हेडमास्टर का होता है, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंटली आता होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो हमें याद रखना है कि ह्यूमनिज्म के फादर अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है, और इनके साथ एक और शख्स हैं जिन्होंने ह्यूमनिज्म के अंदर काम किया है, और वो हैं कार्ल रॉजर्स। तो ये 2 नाम हमें याद रखने हैं। कार्ल रॉजर्स ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये काउंसलिंग के फादर माने जाते हैं, और अब्राहम मैस्लो, ये दोनों जो हैं इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और दोनों का मानना ये है कि फ्रीडम ह्यूमन को दी जाए ताकि वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को पहुंच सके। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी क्या है? अब्राहम मैस्लो के मुताबिक हर इंसान की कुछ नीड्स हैं, और उन नीड्स को फुलफ़िल करना हर इंसान की ख्वाहिश भी होता है और हर इंसान की मजबूरी भी होता है। तो अब्राहम मैस्लो इन सारी नीड्स को बेसिकली 5 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरी जो मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी है, एक्चुअली ये 1954 के अंदर अब्राहम मैस्लो ने पेश की है नीड्स हियरार्की थ्योरी, हमें ये भी याद रखना है। और इसको दोबारा फिर एक बार 1971 में रिवाइज भी किया गया था। और ये एक हियरार्किकल थ्योरी है। पहली बात, ये मैस्लोज नीड्स थ्योरी एक हियरार्किकल थ्योरी है। हियरार्किकल थ्योरी से क्या मुराद है? देखें, एजुकेशन के अंदर हम 2 तरह की हियरार्किकल थ्योरीज पढ़ते हैं। 2, एक बेंजामिन ब्लूम साहब की थ्योरी है, और वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आती है। वो कॉग्निशन की बात करती है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करती है। और दूसरी थ्योरी हमारे पास हियरार्किकल थ्योरी है मैस्लो साहिब की। और हियरार्की से मुराद क्या है? जैसे मैंने बताया
कि अब्राहम मैस्लो साहब कहते हैं कि हर इंसान की कुछ नीड्स हैं और उन नीड्स का एक ऑर्डर है। मतलब इन्होंने पांच ग्रुप्स में उन नीड्स को डिवाइड किया है। ऑर्डर क्या है? वो कहते हैं कि इनमें से कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंसान की मजबूरी होता है। फिर उसके बाद एक नीड फुलफ़िल हो जाने के बाद फिर दूसरी नीड आती है, और वो जब नीड फुलफ़िल हो जाती है तो इंसान की कोशिश होती है कि वो अगली नीड्स के ऊपर उसकी कुछ और ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात फिर नीड्स बनती जाती हैं और फिर वो उन ख्वाहिशात को फुलफ़िल करने के लिए काम करता रहता है। तो हिरार्की का मतलब होता है एक ऑर्डर होता है उन नीड्स का। तो ऑर्डर क्या है जी? सबसे पहले जो बॉटम में एक पिरामिड है, इस पिरामिड के अंदर जो सबसे पहले नीड्स हैं आती हैं, उनको सर्वाइवल नीड्स कहा जाता है। सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है, वो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इसलिए उनको सर्वाइवल नीड्स भी कहा जाता है। और वो कौन सी नीड्स हैं? वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है? ऐसी नीड्स जिनका तल्लुक हमारे बॉडी के साथ है, हमारे फिज़ीक के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर शख्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड, शेल्टर, फूड के अंदर वाटर भी आ जाता है और क्लॉथिंग की ज़रूरत होती है। ये तीन जो बेसिक नीड्स हैं ना, ये मैस्लो के मुताबिक हर इंसान की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड नीड्स हैं। इसीलिए इनको इस पिरामिड के अंदर सबसे नीचे रखा गया है। ये हियरार्की ऐसे ऊपर को जाती है, और हियरार्की के अंदर, इस पिरामिड के अंदर, चूँकि ये फिजियोलॉजिकल नीड्स का एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें ये ज़रूरी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिनमें फूड आ जाता है, शेल्टर है और क्लॉथिंग होती है। अच्छा, हर शख्स इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है बेसिकली। जैसे जिस शख्स का फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग की नीड पूरी हो जाए, फिर वो इससे ऊपर की नीड की तरफ जाता है, जिसको सिक्योरिटी नीड कहा जाता है। ये 5 नीड्स आती हैं, 5 तरह की नीड्स, 5 ग्रुप्स हैं। दूसरी नीड्स जो हैं उनको सिक्योरिटी नीड्स कहा जाता है। सिक्योरिटी नीड्स, और बेसिकली सेफ्टी का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है इनके लिए। अच्छा, हमें याद रखना है कि ये जो दोनों तरह की नीड्स हैं, ये जो दोनों तरह के ग्रुप हैं, सेफ्टी नीड्स और सर्वाइवल नीड्स, इन दोनों को फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। इसके ऊपर के जो तीनों ग्रुप हैं उनको साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। तो अब्राहम मैस्लो के मुताबिक जितनी भी नीड्स हैं इंसान की, उनको बेसिकली 2 बड़े ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। एक है फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरी हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का तल्लुक बॉडी के साथ होता है। खाना पीना, क्लॉथिंग और शेल्टर वो बहुत ज़रूरी हैं, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जब आपके पास खाने के लिए पैसा आ जाता है, जब आपके पास घर आ जाता है, जब आपके पास शेल्टर हो, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि बल्कि आपकी ज़रूरत होती है कि इसकी हिफाजत की जाए, इसका ख्याल रखा जाए। घर है वो ख़राब ना हो, खाना है वो ज़ाया ना हो, या खाना है वो कोई छीन कर ना ले जाए, क्लॉथिंग है वो कोई दूसरा छीन कर ना ले जाए। जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें आ जाती हैं, जब आपके पास ज़्यादा बड़ा मकान आ जाता है, तो हर शख्स को ही, ऐसे शख्स को जिसके पास हर चीज़ ज़्यादा हो जाए, तो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने उस माल को बचाने के लिए, फूड को, शेल्टर को और क्लॉथिंग को बचाने के लिए वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम करता है। सिक्योरिटी उसकी फिर ज़रूरत बन जाती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी किस किस चीज़ से चाहिए होती है उसको, मतलब किसी किस्म की वायलेंस ना हो। दूसरा पेज यूज़ कर लेते हैं। सिक्योरिटी किस चीज़ से, या सेफ्टी नीड्स कौन कौन सी हैं, जैसा कि वायलेंस किसी किस्म का उसके साथ ना हो, कोई क्राइम ना हो जाए, रॉबरी वगैरह ना हो जाए, या कोई वार ना छिड़ जाए, तो फिर इंसान इन नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। अब एक बंदे के पास ज़्यादा पैसा है तो वो कैसे सिक्योरिटी कर पाएगा? तो वो अपनी सिक्योरिटी को फुलफ़िल करने के लिए, सेफ्टी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या करता है, वो 2-4 मुलाजिम रख लेता है। वो 2-4 मुलाजिम उसके आसपास रहते हैं, या वो एक गन रख लेता है, या वो कुछ ऐसे टूल्स रख लेता है जो उसकी सेफ्टी में, उसकी सिक्योरिटी में उसकी मदद करते हैं। तो अब्राहम मैस्लो के मुताबिक जो पहली किस्म की नीड है, पहली किस्म की नीड जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इनको बेसिक नीड्स भी कहा जाता है, द मोस्ट बेसिक नीड्स, जिनमें
फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग है, और ये इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। जब इंसान अपने सर्वाइवल का इंतज़ाम कर लेता है तो वो अगली स्टेज पर चला जाता है, अगले ग्रुप पर चला जाता है, और वो है सिक्योरिटी नीड। अब ये जो दोनों किस्म के ग्रुप हैं, ये दोनों किस्म के ग्रुप्स को अब्राहम मैस्लो फिजियोलॉजिकल नीड कहता है। इसके बाद जब एक इंसान के पास पैसा भी आ जाए, घर भी आ जाए, उसके पास मकान भी बन जाए, और खाने पीने के लिए सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, और सिक्योरिटी भी हो, फिर उसका दिमाग, उसका जो माइंड सेट है वो कुछ और तरफ, वो फिर उसका माइंड सोचना शुरू कर दे, माइंड उसका वर्किंग करता है, वो फिर सोचना शुरू करता है, वो फिर अपने आसपास, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, तीसरी किस्म की जो नीड्स हैं उनको बिलोंगिंग्स कहा जाता है, बिलोंगिंग नीड्स। फिर वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने टीचर्स, रिश्तेदारों के साथ वो रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर देता है ताकि उसकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाएं। इसमें आ जाती हैं उसकी इमोशनल नीड्स इंसान की बिलोंगिंग्स के अंदर। और इमोशंस का तल्लक माइंड के साथ होता है, और माइंड, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो हमारी मैस्लोज़ नीड्स हायरार्की थ्योरी है, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ तल्लक रखती है। तो माइंड का तल्लक होता है साइकोलॉजी के साथ। अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन जानते हैं तो साइकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ माइंड, के दिमाग किस तरह से काम करता है, कोई इंसान किस तरह से सोचता है, ये साइकोलॉजी है। तो जब इंसान के पास फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो रिश्तेदारियाँ बनाना शुरू करता है, अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करना शुरू करता है, और इमोशनल नीड्स का तल्लुक उसके माइंड के साथ है। इस वजह से अब्राहम मैस्लो इन किस्म की नीड्स को, बिलोंगिंग्स को साइकोलॉजिकल नीड कहता है। अच्छा, इसके अंदर क्या आ जाता है, इंसान का मतलब लव आ जाता है, उसे अफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उससे हमदर्दी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार उसको लोगों से हेट भी होती है, और इसी तरह सिंपैथी भी होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनका तल्लक बिलोंगिंग्स के साथ है। तो अपनी एक दूसरी नीड को पूरा करने के बाद तीसरे लेवल में उसकी जो नीड्स आती हैं वो बिलोंगिंग नीड्स हैं। अच्छा, अब जब एक इंसान के साथ रहने वाले लोग भी हों, बातचीत करने वाले लोग भी हों, उसके रिश्तेदार भी हों, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है अगला लेवल। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार ये मेरी बात को सुने, मैं इनको बातें सुनाऊं, या ये मुझे बातें सुनाएं, ये मेरे साथ बातें करें, मेरे साथ कन्वर्सेशन में रहें, तो मुझे पहचाने, असल में मुझे ये पहचाने। तो जो अगली किस्म की नीड्स हैं रिश्तेदारियां बनाने के बाद, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम का मतलब क्या होता है? एस्टीम एक ख़ास किस्म की ईगो होती है जब इंसान अपने आप को पहचानने की, अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअली वो एस्टीम नीड्स होती हैं। एस्टीम नीड्स, और इसके ऊपर जो फाइनल पिरामिड में आती है, फाइनल नीड्स हैं, वो अब्राहम मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, इसको सेल्फ फुलफिलमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, अब इनके ऊपर बात करते हैं। सेल्फ एस्टीम नीड्स क्या हैं जी? एस्टीम नीड्स का मतलब है कि बंदा चाहता है कि मुझे सुना जाए, मेरी बातों को सुना जाए, मेरी बातों का ख्याल रखा जाए, ठीक है, मेरे इमोशंस का ख्याल रखा जाए। मतलब एक शख्स को अपना आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू कर देता है, बंदा अपने आप को बहुत अच्छा गुड फील करता है। गुड फील करने को एस्टीम कहा जाता है, ईगो कहा जाता है। अच्छा, जब एक शख्स की बातें भी सारे सुनना शुरू कर दें, जब वो कोई बंदा बात करता है उसको वाह वाह करें लोग, वो बातें उसकी सुने और उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जब उसको अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है तो वो इस पिरामिड के अंदर, इस हायरार्की के अंदर अगले लेवल पर पहुंच जाता है। और वो जो अगला लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो अगला लेवल है उसको सेल्फ फुलफिलमेंट भी कहा जाता है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ये दो वर्ड्स हैं, और ये दोनों वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि इनके ऊपर MCQ बनता है, डायरेक्ट MCQ बनाता है पेपर में कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टर्म किस बंदे ने इस्तेमाल की है नीड्स के मुतल्लिक या मोटिवेशन के मुतल्लिक। तो हमें याद रखना है कि नीड्स या मोटिवेशन से रिलेटेड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टर्म सबसे पहले अब्राहम मैस्लो ने यूज़ की है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी हमें समझना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कोई भी शख्स अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को पहुँच जाता है। ह्यूमन अपने
फुलेस्ट पोटेंशियल को, मसलन मतलब कि उसके अंदर जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं वो उन सब को जान लेता है। एस्टीम का मतलब क्या है कि वो गुड फील करवाए अपने आप को गुड फील करे। जब उसे गुड फील होना शुरू कर दे होता है तब वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है। और जब कोई शख्स अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, ये वो वाला लेवल होता है जब वो अपनी हर कैपेसिटी को, इनबॉर्न एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसा कि कोई शख्स अब बहुत ज़्यादा लायक होता है, कोई शख्स बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एलोकेंट होता है, वो इस लेवल पे आके बोलना शुरू कर देता है। कोई लड़ने में अच्छा होता है, कोई गुस्सा करने में बहुत अच्छा होता है, कोई चीज़ों को मैनेज करने में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत अच्छा होता है। तो वो सारी जो इनबॉर्न कैपेसिटीज़ एक बंदे के अंदर होती हैं, बंदा उन सारी चीज़ों को एक ह्यूमन अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये बहुत ख़तरनाक है। इस लेवल तक, अब्राहम मैस्लो के मुताबिक, इस लेवल तक कभी भी कोई शख्स अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाता। ये बात याद रखनी है। अब्राहम मैस्लो के मुताबिक कोई भी शख्स कभी भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। तो होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है लूसी, आप लोग ज़रा उसको देखिएगा। लूसी, ये एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। लूसी एक मूवी है, उसके अंदर एक खातून होती हैं और उन खातून के अंदर ड्रग किसी तरह इंस्टिगेट हो जाती है, उनके ब्लड में शामिल हो जाती है। हेरोइन जो बहुत ज़्यादा सबसे सिग्निफिकेंट ड्रग है, वो उनके ब्लड में फ़्लो करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो उनके ब्लड में शामिल होता है, उन खातून का जो मेंटल पीस है, जो माइंड है, वो स्पीडीली वर्क करना शुरू कर देता है। और इतना स्पीडीली वर्क करता है कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है उसके दिमाग की प्रोसेसिंग और उसके बॉडी की प्रोसेसिंग। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ये इक्वेशन सुनी होगी, E=mc²। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन है। आइंस्टाइन ने ये बताया हुआ है कि एनर्जी मास के और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो जब वो उसका मास, उसका बॉडी और उसके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, तो तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाती है। और जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर खातून पहुंच जाती है तो वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो किसी भी, आप इस मूवी को देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा। वो हर चीज़ को अपने हाथ के इशारे से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। और वो डाटा को, पूरी दुनिया के डाटा को मैनिपुलेट इस तरह से करती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। किसी भी राह चलती हुई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को देख लेती है, किसी भी कॉल को वो सुन सकती है, किसी भी शख्स की इस पूरे ग्लोब के ऊपर जो भी कॉल होती है उसको वो सुन लेती है। वो हर किस्म के टेक्स्ट को देख लेती है। हालांकि वो सब कुछ क्या हो रहा होता है, उसके माइंड के अंदर हो रहा होता है। तो ये कब होता है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, कि जब एक इंसान अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर पहुंच जाए। और फिर वो औरत इतनी खतरनाक हो जाती है इस लूसी मूवी के अंदर कि शी कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी आ चुका है, और चैट जीपीटी के हवाले से इतनी एंटीसिपेशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, इतने खदशात हैं लोगों को। कहा जाता है कि ये जो इसके फाउंडर हैं, अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो चैट जीपीटी है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये दुनिया को ख़त्म कर देगा। इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब है उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है तब इंसान तबाहकारी की तरफ चलता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ चलता है। वो कहता है कि मैं ही गॉड हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि वो इस हद तक पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ जो है इस दुनिया के अंदर वो मेरा है, मेरे कंट्रोल के अंदर है। सेल्फ इस्टीम में नहीं ऐसे होता। सेल्फ इस्टीम में एक शख्स अपने आप को पहचानता है और अपने आप को अच्छा मनवाने की कोशिश करता है, जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर इंसान सब कहता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ मुझे अच्छा लगता है वो सही है और सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जैसा कि बहुत सारे लीडर्स हैं इस दुनिया के अंदर, वो कहते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं इस दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि रूल ऑफ द लॉ इज़ नॉट अबव अस। हमारे लिए रूल ऑफ द लॉ कुछ भी नहीं है, जो कुछ हम कहते हैं वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। और ये तब होता है जब आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर पहुंचे हों। और फुलेस्ट पोटेंशियल पर अब्राहम मैस्लो के मुताबिक कोई शख्स कब पहुंचता है, जब वो इस हियरार्की के अंदर
जब इस हियरार्की के अंदर अपनी सारी नीड्स को पूरा कर रहा होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी। मैस्लो की, और ये बात याद रखनी है, अब्राहम मैस्लो के मुताबिक, मैं आपको इसका एक रेफरेंस दूंगा, एक बुक के अंदर ये नीड थ्योरी है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैस्लो के मुताबिक कोई भी शख्स कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हद तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी शख्स कभी भी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का मतलब है कि इंसान के दिमाग के अंदर जो कुछ भी है, इंसान के दिमाग के जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो खुदा ने एक इंसान के लिए एक कमी रखी हुई है कि वो इस कायनात, इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता, अपने दिमाग के सारे सेल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट एक थ्योरी है और इस एक नज़रिया है, और इस नज़रिए के मुताबिक इंसान अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है। ओके, तो और इस नीड्स, सो वी स्टडीड के मैस्लो नीड्स हियरार्की थ्योरी एक मोटिवेशनल थ्योरी है, और इस थ्योरी को एजुकेशन के अंदर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए पढ़ाया जाता है। पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि मैनेजर्स इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, और टीचर्स स्टूडेंट को रीएनफोर्स करने के लिए, ये वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा, रीएनफोर्समेंट का वर्ड है, ये ह्यूमनिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है मोटिवेशन, कि एक बच्चे ने अगर कुछ काम किया है तो उसे कुछ ऐसा दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए उसे, ताकि वो उस रिवार्ड से मोटिवेट हो, रीएनफोर्स हो, और वो दोबारा एक अच्छे काम को करे। और मोटिवेशन भी बच्चे को इसीलिए दी जाती है कि वो किसी एक काम को दोबारा से करे, एक काम अच्छा, जो काम उसने किया है उसको दोबारा रिपीट करवाने के लिए उसको रीएनफोर्स किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और टीचर्स क्लासरूम के अंदर, एजुकेशन के अंदर, टीचर्स बच्चे की बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश में होने चाहिए। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए उनको भी कोशां रहना चाहिए। देखें, अगर कोई भी शख्स है, अगर उसकी, अब्राहम मैस्लो की इस थ्योरी को देखा जाए, अगर किसी शख्स के पास फूड, या एक बच्चे के पास फूड नहीं है, एक बच्चे के पास अच्छी क्लॉथिंग नहीं है, तो उसके पास मेंटल पीस नहीं होगा, उसके पास वो साइकोलॉजिकली सेट नहीं होगा। देखें, अब्राहम मैस्लो ने क्या किया है, उसने पहले वाले दो ग्रुप को कहा है कि ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स को उसने कहा है कि ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स का तल्लुक इंसान के माइंड के साथ है, मेंटल पीस के साथ है, और फिजियोलॉजिकल नीड का तल्लुक इंसान की बॉडी के साथ है। जब एक शख्स को बॉडीली कोई तकलीफ़ है तो वो मेंटल पीस नहीं होगा उसको। तो इसी तरह एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चे को क्लॉथिंग अच्छी नहीं है, एक बच्चे के पास फूड अच्छा नहीं है, तो वो मेंटल पीस पर नहीं होगा। जब वो मेंटल पीस पर नहीं होगा तो वो कैसे लर्न कर पाएगा। तो इसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशन ये है कि एक टीचर बच्चों को फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मोटिवेट करता रहे। जब वो मोटिवेट करेगा तो बच्चा कुछ रिजल्ट्स देगा, तब वो रीएनफोर्स होगा, और फिर वो एक नीड से दूसरी नीड तक पहुंचेगा। इसी तरह हर इंसान, बेसिकली मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी का तल्लुक इंसान की मोटिवेशन के साथ है, ह्यूमन की मोटिवेशन के साथ है। वो ह्यूमन स्टूडेंट भी हो सकता है, वो ह्यूमन एम्प्लॉय भी हो सकता है। सो वी स्टडीड मैस्लोज नीड्स हियरार्की थ्योरी। इस थ्योरी का तल्लुक मोटिवेशन के साथ है, और मोटिवेशन साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। माइंड किस तरह से बिहेव करता है ये साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है कि एक शख्स को कोई भी काम करने के लिए मुकम्मल फ्रीडम दिया जाना चाहिए, मतलब वो अपने दिमाग से सोचे, अपने दिमाग से काम करे। जब उसके पास मेंटल पीस, फ्रीडम होगा तो उसके अंदर मेंटल पीस होगा तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से करेगा। तो इसलिए ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और सिक्योरिटी नीड्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप इस पिरामिड को देखें तो इस पिरामिड के अंदर, इस पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो एरिया है बॉटम के ऊपर, वो सर्वाइवल और सेफ्टी नीड्स का है। जब ये इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। एक बंदा है, उसके पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, उसका अच्छा मकान है, वो बाहर किसी जगह गया हुआ है, अब उसको सेफ्टी नहीं है, उसको डर लगा रहेगा कि यार मेरे एरिया में वायलेंस होता है, मेरे एरिया में क्राइम होता है,
तो मेरे घर पे कोई रॉबरी ना कर जाए, मेरी को क्लॉथिंग ना ले जाए, मेरे को खान फूड से मुराद यहाँ पे पैसा भी तो लिया जा सकता है ना। पैसा, मनी इज़ द बेसिक कमोडिटी, इन जो कि इन सारी चीज़ों, बल्कि आजकल तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड है वो मनी होनी चाहिए, और वो भी सर्वाइवल और फिजियोलॉजिकल नीड्स में आनी चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो फूड शेल्टर क्लॉथिंग आएगी ना। तो घर के एक बंदे के मकान में पैसा पड़ा हुआ है और वो कहीं दूर चला जा रहा है, तो उसके दिमाग में तो हर टाइम चलता रहेगा ना कि मेरे एरिया में पीछे ये क्राइम हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, मेरा पैसा कोई ले जाएगा, ले उड़ेगा, मेरा घर तक ख़राब कर देगा। तो जब वो अपनी किसी असाइनमेंट पर गया हुआ है और दिमाग में उसके पीस नहीं है, तो ही विल नेवर बी एबल कि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल नीड का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, मेरे नॉट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अदर साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन नेवर बी अचीव्ड फुल्ली का मतलब कंप्लीटली कोई भी शख्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकता। ओके जी, so this was Abraham Maslow's needs hierarchy theory. Any questions?